Om Santi, Santi, Santi Om. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers. इंडोनेशिया जो कि बहुत बड़ा इस्लामिक मुल्क है और हाल ही में हमने एक प्रोग्राम भी किया गया प्रबोवो जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है. It was Indonesia's president who ended his first ever UN General Assembly speech with the words Om Shanti, Om Shanti. देखा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट जो मतलब के रिलीजन है वो हिंदुइज्म है. हाँ, ओल्डेस्ट. कितना साल पुराना लग रहा है? ये अभी मुझे आइडिया नहीं है लेकिन 10,000 साल. तो मैं इंटरेस्टेड हूँ सनातन धर्म के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है उसको लेके. हम देख रहे हैं कि इस्लाम को दूसरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही जिस तरह से सनातन धर्म को मिल रही है. मानते नहीं है कि हम हिंदू थे और इससे पहले मानते हैं कि भाई शायद ये समझते हैं कि हम सारे अरब से ही ताल्लुक है हमारा. क्या कहना चाहिए? नहीं, हम अरब डिसेंडेंट नहीं है बल्कि हम कन्वर्टेड मुस्लिम कि हैं. अगर भारत को हम देखें तो उनके यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकलते हैं चाहे वो आईटी में हो या किसी भी फील्ड में हो, आपने उन्हें देखा कि पूरी दुनिया में उनको पूछा जाता है, उनके लिए जॉब्स हैं, उनके लिए काम है. क्योंकि मेरे साथ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस हुए हैं एंड मैंने गीता भी पढ़नी शुरू करी. तो आपने एक पोस्ट में लिखा कि ऐसे बहुत से लोग हैं और मेरा ख्याल है आप पाकिस्तानियों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं और उनसे नफरत भी करते हैं. अब जाहिर है जहां पर हालात ऐसे होंगे कि आपकी जो मसाजिद हैं वो और आपके मदरसे जो हैं उनकी तादाद ज्यादा होगी. अब इंडोनेशिया ने एक बहुत बड़ा जो है ऐलान किया है. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों. जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अचानक यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में ओम शांति ओम गूंजने लगा. संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को एक दिलचस्प वाकया हुआ जब सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने ओम शांति ओम का उच्चारण कर दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया. प्रोबो सुबियांतो ने अपने संबोधन का समापन ओम शांति ओम के साथ किया. उन्होंने महासभा में दुनिया के नेताओं को से एक साथ मिलकर काम करने की अपील की. उन्होंने ओम स्वास्तु भी कहा जिसका अर्थ आप धन्य और सुरक्षित रहें. यह इंडोनेशिया के हिंदू बहुल बाली द्वीप में बोला जाता है. सुबियांतो ने अपनी स्पीच ओम शांति ओम के साथ समाप्त की. इस दौरान इंडोनेशिया राष्ट्रपति ने इजराइल के समर्थन में भी बड़ा बयान दिया है. संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने कहा, दुनिया को इजराइल के सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार का सम्मान करना चाहिए और उनकी सुरक्षा की गारंटी भी देनी चाहिए. देख रहे हैं कि इस्लाम को दूसरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही जिस तरह से सनातन धर्म को मिल रही है. तो क्या इंडिया के टैक्टिक्स हैं जो कि सनातन जो है फैलता चला जा रहा है, अवाम की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा मतलब अपने दिमाग यूज कर रहे हैं. हाँ, और ना अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर रहे हैं. हाँ. इस्लामिक कंट्रीज के साथ बहुत बेहतर कर रहे हैं जिससे उनके अपने जो कंट्री को बहुत फायदा हो रहा है. हाँ. इनके अपने बंदे बाहर के कंट्रीज में उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है. वो लोग मतलब साइंस टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, IT फील्ड में बहुत ज्यादा आगे हैं और बाहर के कंट्रीज में उनको बहुत ज्यादा फेवर दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानीज. पाकिस्तानीज को तो मतलब बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई जाती, बिल्कुल सेकंड थर्ड क्लास समझा जाता है. क्यों? मतलब टैलेंट तो हमारे पास भी होगा जो नहीं है. मतलब पाकिस्तान के हालात देख लें. यहाँ पे एक तो मतलब डरते हैं लोग रिलीजन के नाम से, तो वैसे ही बहुत ज्यादा आपको होगा पता. ब्लास्फेमी के लॉज बन गए हैं. कत्ल वगैरह तो मतलब किसी पर इल्जाम लगा के आप कुछ कर दो, ठीक हो गया. तो मतलब बाहर भी जैसे बाहर की कंट्रीज हैं, पाकिस्तानीज खास तौर पर, ये सारे मतलब एक तरफ हो जाना. हम एक यूनिटी है, एक कम्युनिटी है, हम जो है अच्छे हैं, अच्छे बाकियों से अच्छे हैं, ये गंदे हैं. मतलब जैसे होता है पोर्क यूज करते हैं. क्या कहते हैं कि हिंदुइज्म मुस्लिम कंट्रीज में इस वजह से बढ़ रहा है कि वहाँ पे जो भारतीय है वो यूनिटी में रह रहे हैं या उनका कल्चर प्रमोट हो रहा है या डाइवर्सिटी है? क्या लग रहा है आपको? इंडियन स्पेशली वो जाते हैं उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं. उनमें ये नहीं होता कि हम अलग कम्युनिटी अलग है और हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो इंडियन मिक्स हो जाते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं, सेम लेवल पर आ जाते हैं. ठीक है. हाँ. जबकि हमारे कंट्री हर जगह हम मुस्लिम हैं, हम अच्छे हैं, हम अलग रहेंगे, हम इन गंदे लोगों से दूर, हम जन्नती हैं और ये लोग तो जहन्नमी हैं, सीधा इन्होंने जहन्नम में जाना है. हम तो मतलब ये मतलब हमारा वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं, इकॉनमी हो, इंडिया हो, सब बात पैसे की तो है. ठीक है. आपके अपने मुल्क के अंदर ननगाने को क्या कहेंगे आप? इसे एग्जिस्ट. खैर रिलीजन्स का एहतराम होना चाहिए. ठीक है. और अगर कंट्रीज एक दूसरे का एहतराम करते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल में होना चाहिए. अगर हम ये सोचते हैं और या हमारे अजीज यूरोप में रहते हैं और हम पूछते हैं ईद कैसी मनाई, तो फिर हम क्या कहेंगे इस चीज़ के ऊपर? हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर होने चाहिए मेरे ख्याल में. और ये मैं समझ रहा हूँ कि सिंपल पॉइंट स्कोरिंग पॉइंट है कि एक मजहब दूसरी जगह पे एग्जिस्ट करता है नहीं करता, इज नथिंग. ठीक है. अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पे पहले भी बहुत से मंदिर है जो उन्होंने ऑलरेडी वो हिंदू कंट्री था जिसको ताजरों ने मुसलमान किया था. तो क्या करें, क्या कह सकते हैं इसमें? आज दुनिया बात करती है कि मैं बाली जाऊँगा, भाई इज हिंदू स्टेट स्टिल इंडोनेशिया, मलेशिया. आप जब बात करते हैं
तो थिंग्स आर देयर, मौजूद हैं। आज आपकी उम्र 70-72 साल है, तो 70 साल पहले आप क्या थे? सही बात है। हाँ, तो लाहौर आप जब बात करते हैं वो कहते हैं ये एक हिंदू के नाम पे ये शहर रखा गया, उनके भगवान के बेटे के नाम पे अल्लाह। तो वही कहना को कि चीज़ें मेजोरिटी के आने से बदलती नहीं, हिस्ट्री नहीं बदल सकती। अगर आज आप मेजोरिटी पे है तो क्या हिस्ट्री बदल देंगे? लाहौर का नाम तक तो बदल नहीं पाए आप। कृष्ण नगर आज भी मौजूद है ना यहाँ पे, तो वो तो बदल नहीं सके आप। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं बदल सके, बट ये कि हमें एक दूसरे के रिलीजन का एहतराम करना चाहिए। आप उनको करना चाहते हैं अपने जैसा, तो अपने आप को एग्जाम्पल तो बनाइए, सैंपल तो बनाइए। नहीं, यहाँ पे तो हम कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे सर, हम यहाँ पे इकोनॉमी की भी बात करते हैं ना, कि इंडिया ने मुस्लिम कंट्रीज को इकोनॉमिकली अपने साथ कितना इंगेज किया। अब जाहिर है जहाँ पर हालात ऐसे होंगे कि आपकी जो मसाजिद हैं वो और आपके मदरसे जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा होगी और आपके स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ की तादाद कम होगी, तो जाहिर है कि वहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है, यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 3 से 4 करोड़ बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, स्कूल नहीं जाते वो बच्चे। अब उनके पेरेंट्स चाहे उनको भेज नहीं पा रहे, उनका अफोर्ड नहीं कर पा रहे या जो भी है, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की स्कूल से बाहर है। और जब ये बच्चे स्कूल से बाहर होते हैं तो जाहिर है या तो ये कहीं चाइल्ड लेबर में इनको लगा दिया जाता है, या फिर इनको किसी ना किसी जगह पे कुछ ऐसा किया जाता है कि ये मदरसों में इनको भर्ती कर दिया जाए, और ये मदरसों में जाकर फिर इनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं और देखने की जहमत नहीं करते कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, इसलिए कि उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें या अपने बच्चों को खिला सकें, तो इसलिए वो उनको पैदा तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद वो उन्हें मदरसे वालों के रहमो करम पे छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कह रही, ज़ाहिर पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे मस्जिदें होंगी, लेकिन 6 लाख मसाजिद और उसके मुकाबले में अगर हम ये देखें कि हमारे यहाँ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल की तादाद क्या है, तो यकीनन ये देखकर ये एक बहुत ही फिक्रमंद हो जाने वाली बात है। यकीनन इसके ऊपर डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत सीरियसली काम करना चाहिए, और यही वजह है कि अगर हम इन लोगों को देखें, यानी हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के लोग जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, अगर हम इनको देखें तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये लोग इतने मजबूत क्यों हैं, ये लोग इतने स्ट्रांग क्यों हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी लोग आए, वो इनको इनकी जगह से ना तो हटा पाते हैं, ना ही इनको अरेस्ट कर पाते हैं, ना सजा देते हैं, बल्कि उल्टा इनकी वाह वाह और इनके लिए मजीद सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा